गुड मॉर्निंग लाल एवं लालियों। स्टार्ट करते हैं अपन करंट अफेयर्स। स्वागत है आपका बीएससी के यूट्यूब चैनल में। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं दे पाया मैं, बाहर होने के कारण से। अकाल के दर्शन के लिए गया था मैं। आज स्टार्ट करते हैं और पिछले 2 दिन की जो करंट अफेयर्स है साथ में करते चलेंगे अपन को, साथ में अपना स्टैटिक तो चलता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज करंट अफेयर्स। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन? ऑप्शन है अपना रुचिरा कंबोज, टी.एस. तिरुमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन, विनय मोहन क्वात्रा। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है वो बताएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पहले देखिए संयुक्त राष्ट्र में देखें, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की जरूरत पड़ी, जिससे काम है तृतीय विश्व युद्ध को रोकना। ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में। क्लियर है ना। अब आपको ये पता होगा कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 स्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में 3 है और 10 अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है ना। स्थायी कौन कौन से सदस्य हैं, देखिए उनके नाम देखते हैं हम। एक तो आप जानते हैं अमेरिका ही है, यूएसए। एक तो यूएसए है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम है, तो गए। तीसरा अपना रशिया है। क्लियर है। चौथा फ्रांस, लास्ट है कौन सा? चाइना। ये 5 तो इसके परमानेंट मेंबर है और जो बाकी 10 है वो अस्थायी सदस्य हैं, जो 2 साल के लिए बनते हैं। अभी 23-24 के लिए, 2023-24 के लिए कौन से देश इसके अस्थायी सदस्य बने हैं तो देखना। एक है इक्वाडोर, तो इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, उसमें इक्वाडोर है। इक्वेटर लाइन पे, इसलिए इसका नाम इक्वाडोर। इक्वेटर लाइन का दरवाजा इक्वाडोर। ठीक है ना। दूसरा एक है मोजाम्बिक। तो अफ्रीका में पड़ता है मोजाम्बिक चैनल नाम सुना होगा आपने। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, मोजाम्बिक हो गया। एक है माल्टा यूरोप में पड़ता है। ठीक है ना। एक है स्विट्जरलैंड और एक है जापान। ये 5 अस्थायी सदस्य बने हैं। यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य बने हैं 2023-24 के लिए। इनका भी आप ध्यान रखना। इसलिए अब हुआ क्या, अभी आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अभी अमेरिका की यात्रा पर है। वहां जाके जब उन्होंने यहाँ पे वार्तालाप हो रहा था तो उन्होंने एक मांग रखी यूएनओ से। क्या मांग रखी? इसका जो हेडक्वार्टर है उसमें शांति क्षेत्र में या शांति स्थापित करने में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में या उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में एक मेमोरियल वॉल का निर्माण किया जाए। इस निर्माण की बात कही उन्होंने। पीएम, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यूएनओ में एक मेमोरियल वॉल के
वॉल के निर्माण की बात कही, जो सैनिक शांति स्थापित करने में शहीद हुए हैं उन सैनिकों की याद में। तो इसको यूएनओ, इनकी जो बात थी इनको मान लिया है किसने, यूएनओ ने, और जो यूएनओ के सदस्य हैं देश उनने भी इसको मान लिया है। मानने के बाद इस पर अपनी मोहर लगा दी कि हाँ ऐसा निर्माण करेंगे। इसकी सूचना जो दी किसने दी, हमें भारतीय स्थायी प्रतिनिधि जो है यूएनओ में, उनने हमें ये नेक्स्ट दिन ये मीडिया के सामने बताया। तो वह कौन है, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, क्लियर है। तो भारत की तरफ से क्या मांग रखी गई थी इसमें, मेमोरियल वॉल, जो सैनिक शहीद हुए हैं शांति स्थापित करने के लिए, जैसे अफगानिस्तान है वहाँ शांति स्थापित करने, जो देश जिनमें गृहयुद्ध चल रहा है, अशांति है, तो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना जाती है जो विभिन्न देशों से बुलाई जाती है, तो उसमें जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में मेमोरियल वॉल बनाया जाएगा। क्लियर है। तो किसकी जानकारी किसने दी, रुचिरा कंबोज। आंसर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन हो जाएगी, रुचिरा कंबोज। इनके पहले कौन थे, टी एस तिरुमूर्ति, इनसे पहले टी एस तिरुमूर्ति, और इनसे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। लाइन वाइज लिख रहे हैं। इनके बाद ये बने, ठीक है, इनके बाद ये बने। क्लियर है। अब विनय क्वात्रा कौन है, ये विदेश सचिव, वर्तमान विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी है ये, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, वो सॉरी भारत के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है ना। तो ये हमारे विदेश मंत्री, विदेश सचिव रुचिरा कंबोज, यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि भारत की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर रात में उड़ने वाली छिपकली की खोज हुई है। रात में उड़ने वाली छिपकली, ठीक है ना, रात में आराम से घर रहना, रात में उड़ने वाली छिपकली हो जाएगी। तो कहां पर, मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर, असम, बताइए कहां पर ये खोजी गई है। तो देखिए इसका आंसर, रात में उड़ने वाली छिपकली की खोज हुई है। पहली बात तो इसका नाम क्या दिया गया है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं, कैको मेजोरमेंसिस, मेजोरमेंसिस इसका नाम है, कैको मेजोरमेंसिस इसका नाम है। अब ये नाम भी किसने दिया, जिसने खोजा होगा। तो खोज किसने की है इसकी खोज जो की है मिजोरम विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं प्लस जर्मन इंस्टीट्यूट, जर्मन जो इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज किया और इन्हीं ने इसका नाम रखा क्या, कैको मेजोरमेंसिस। अब मिजोरम से इसका मिजोर तो आ ही गया, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मिजोरम। क्या नाम हो जाएगा, मिजोरम। अच्छा, मिजोरम कब बना था, मिजोरम 1972 में बना था, लेकिन ये 72 में क्या केंद्र शासित प्रदेश बना था, असम से अलग होकर, असम से अलग होकर बना था 1972 में, केंद्र शासित प्रदेश बना, यूनियन टेरिटरी बनी, ठीक है। फिर 1987 में भारतीय राज्य बना, भारतीय राज्य बना, ठीक है ना। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 53वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, भारत का ये राज्य बना। क्लियर है, मिजोरम। अच्छा, मिजोरम की सीएम सोनाम
थांगा, ठीक है ना। गवर्नर कौन है इसके? गवर्नर है इसके कौन? डॉक्टर हरि बाबू। हरि बाबू, ठीक है ना। तो मिजोरम को और किस नाम से जानते हैं? मिजोरम को जानती है पर्वत निवासियों की भूमि। पर्वत निवासियों की भूमि कहलाती है कौन? मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। अब जानते हैं इसके नीचे म्यांमार और पास में बांग्लादेश लगा रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो मिजोरम को किस नाम से है? पर्वत निवासियों की भूमि। ये मिजोरम थांगा। गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू। और यह असम से होकर 1972 में केंद्र शासित बना, आगे चलकर 1987 में भारतीय राज्य बना 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ जो छिपकली हुई ये रात में अपने खाने की तलाश में उड़कर उसका शिकार करती है ना। तो गैको मेजोमेनिसिस इसका नाम है। मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मन इंस्टीट्यूट ने इसकी खोज करी थी। तो क्लियर है, देखना इसके बारे में हम और देखते हैं। मिजोरम में एक हवाई अड्डा है मिजोरम में, लैंगपुई एयरपोर्ट। लैंगपुई एयरपोर्ट है। ये पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? लैंगपुई एयरपोर्ट। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ? मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल में। क्लियर है सर? अच्छा, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ और नाम? तो इसका नाम है गोपीनाथ एयरपोर्ट। गोपीनाथ एयरपोर्ट पड़ेगा कहाँ पर? गुवाहाटी में। कहाँ पड़ता है? असम में। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो दोनों लिखिए हमने, सबसे बड़ा और दूसरा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मिजोरम। क्लियर है ना? देखिए आगे देखते हम। देखिए इसमें हर्पेटोलॉजी क्या होता है? सरीसृप। छिपकली आप जानते, सरीसृप में रेप्टाइल्स में आती है। तो सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृपों मतलब रेप्टाइल्स का अध्ययन या स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स क्या कहलाता है? हर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्मेटोलॉजी। ऑर्नियोटोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है इसमें? और ऑर्निथियोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीड़ों का अध्ययन, इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन या कीड़ों का अध्ययन, ठीक है ना। इस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। तो हर्पेटोलॉजी क्या कहलाता है? सरीसृपों का अध्ययन, रेप्टाइल्स का। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीड़ों का अध्ययन। और इस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन। क्लियर है ना? तो का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर। बताइए कहां पर किया जा रहा है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना। बताइए कहां पर किया जा रहा है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण कहां किया जा रहा है? उसमें किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके
द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसी में हम देखेंगे कौन सी नदी पर किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है, क्वेश्चन बता रहा है हमारा। तो क्या आंसर होगा इसका, बताइए। देखिए, इसका आंसर सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये किस नदी पर किया जा रहा है, तो सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी नदी। इसका एक और नाम है क्या, गोल्डन रिवर, गोल्डन रिवर के नाम से जानी जाती है। दूसरा, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। अच्छा, आपको एक आंसर देना है यहाँ पर, सुनो, ला लिया। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से, किस पास से एंटर करती है, बताना है आपको। क्लियर है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, तो क्या, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है ना। कितने मेगावाट का होगा ये होगा 2000 मेगावाट का, 2000 मेगावाट इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसे चालू किया जा रहा है। टोटल जो यूनिट बन जाएंगी तो इसका उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी, 2000 मेगावाट की हो जाएगी। द्वारा बनाया जा रहा है, तो देखिए, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है इसका निर्माण, इसका निर्माण किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश प्लस असम। ठीक है ना, इन दोनों के बॉर्डर पर इसका निर्माण किया, क्योंकि असम तो है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और, अभी हाल ही में NHPCL, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन बनाए हैं, निदेशक कौन बनाए हैं, डायरेक्टर कौन बनाए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम लाल, उत्तम लाल। ठीक है ना, ये इसके जनरल बनाए गए हैं, उत्तम लाल को कहा गया NHPCL को। ये यही इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। ये ना, कुछ हमने अभी देखे थे, UIDAI, इसके निर्देशक या निदेशक कौन बनाए गए। फिर हमने देखा था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के CEO कौन बनाए गए हैं। फिर हमने देखा था BSF के जनरल डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं। बताइए इनके कौन कौन बनाए गए हैं। तो UIDAI मतलब ये क्या बनाता है, आधार कार्ड बनाता है, आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। एनडीए नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या कराती है, हायर एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम देती है, जैसे नीट वगैरह के लेती है। क्लियर है ना। तो इसके कौन बनाए गए हैं, इसके बनाए गए कौन, अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। और उनके भैया हैं और कौन, नितिन अग्रवाल, ये BSF में चले गए आधार कार्ड लेकर। बच गए कौन, एनटीए के CEO सुबोध कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह। क्लियर है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लंदन के गवर्नर ऑफ द ईयर, लंदन के गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, CD देशमुख। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, लंदन के गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए गवर्नर शब्द आ रहा है तो समझ गए होंगे क्या भारत में सम्मान किया गवर्नर कौन है, या तो राज्यों के गवर्नर होंगे या आरबीआई गवर्नर होंगे। ऑप्शन देख के आपको लग ही रहा है कि आरबीआई के गवर्नर हैं, तो आरबीआई गवर्नर में किसे सम्मानित किया है, तो वर्तमान में भी कौन है, शक्तिकांत दास, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये दूसरे भारतीय हैं, ये दूसरे आरबीआई गवर्नर है, दूसरे आरबीआई गवर्नर है, तो ये सम्मान मिला है। पहले जो है नहीं, रघुराम राजन है, 2015 में मिला है, 2015 में जो मिला तो किसको मिला, रघुराम राजन को। क्लियर है ना। जब सीडी देशमुख का मैंने अभी हाल ही में एक करंट बताया था आपको, महाराष्ट्र सरकार ने एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख कर दिया गया है, कर दिया है। तो वह रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन। चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। का नाम बदलकर क्या कर दिया है, सीडी देशमुख। ये कौन थे, ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है ना। आपको बताने आरबीआई के पहले गवर्नर, ये तो भारतीय गवर्नर थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, मैं अभी हाल ही में उसका आंसर बताऊंगा, आप जब तक बताइए इसको। लेकिन आरबीआई के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, आप जानते हैं इसकी स्थापना 1934 का एक्ट आया था, 1934 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा 1935 में हुई थी। क्लियर है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी स्थापना जो की गई थी एक कमेटी के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी एक कमेटी के द्वारा हुई। स्थापना वो कौन थी, हिल्टन यंग कमीशन। इसी का एक और नाम पढ़ाया था आपको, क्या सामने एक और नाम पढ़ा था, यंग कमीशन, यंग कमीशन। इसी का एक और नाम पढ़ा था हमने, क्या, शाही कमीशन, शाही कमीशन, ठीक है ना। कब बना था, 1920 में। क्लियर है ना। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, जो अभी पूछा था मैंने आपसे, फर्स्ट गवर्नर कौन, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बने कौन, ये मैंने आपसे पूछा है। और मैंने अभी बताया आपको, क्या आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन, इनका मैंने आपको पूछा था और एक मैंने बताया था, तो आपको बताना है कौन है इसके, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर है वो कौन है। फर्स्ट गवर्नर जो है वो बॉर्न, आरबीआई का जन्म हुआ तो बॉर्न ही आए, ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है ना। और ये कौन से, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। क्लियर है ना। तो ये आरबीआई के बारे में मैंने आपको बताया था। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अपना, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने किस शहर में आरबीआई के उप कार्यालय का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने किस राज्य में आरबीआई का उप कार्यालय का उद्घाटन किया है, कोहिमा, लखनऊ, भोपाल, ईटानगर, बताइए कहां पर।
तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने किस शहर में आरबीआई उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है कोहिमा। क्या आंसर हो जाएगा? कोहिमा। आपको बताना कोहिमा कहाँ की कैपिटल है, इसमें स्टेट, तो आंसर आप दे देंगे। ठीक है ना। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने इसका उद्घाटन किया है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने हैं? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर जनरल नहीं है, ये डिप्टी गवर्नर है। कितने हैं? तो चार है। 1 2 3 4। तो चार कौन से हैं? पहले का नाम तो भाई साहब ने लिख ही दिया है, माइकल। माइकल जैक्सन नहीं, माइकल देवव्रत पात्रा। क्लियर है ना। दूसरे हैं कौन? एम राजेश्वर, एम राजेश्वर राव, ये हो गए दूसरे। एक और कौन है? टी रवि शंकर, 3 हो गए। और एक और कौन है? एम के जैन। ठीक है ना। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हो गए काय के? आरबीआई के। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर है। जैसे इनकी ड्यूटी 3 साल के लिए, मिनिमम 3 साल के लिए तो होती है, फिर भी इनका कार्यकाल आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है। 3 3 और ये 4। क्लियर है। तो इसका आंसर है क्या? कोहिमा। बाकी आरबीआई के बारे में अपन ने देख लिया है। एक आंसर देना, कोहिमा कहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरबीआई ने 2023-25 के लिए, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, 25 तक चले, 23-25 के लिए उत्कृष्ट 2.0 लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन तो यहाँ कब लॉन्च किया? उत्कृष्ट 2.0 कब लॉन्च हुई? 23-25 के लिए, या उत्कृष्ट 2.0 23-25 कब लॉन्च हुआ? 2019-22 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीति ढांचा उत्कृष्ट 2022, मतलब उत्कृष्ट फर्स्ट हो गया। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो अभी इसके बारे में पूछा है, आप इसके बारे में बताना, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो आंसर है 18, 19, 20, 21। बताइए कब लॉन्च किया गया उत्कृष्ट 2022? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कब। इसे लॉन्च किया गया 2019 में। कौन से को? उत्कृष्ट 2022 को। ठीक है ना। और उत्कृष्ट 2.0 को लॉन्च किया गया था कब? 2021 में। ठीक है ना। तो आरबीआई ने 2023-25 के लिए उत्कृष्ट 2.0 लॉन्च किया, 19-22 के लिए कब किया था? 2022 में। उत्कृष्ट 2022 कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। मैंने पूछा था आपसे 23-25 के उत्कृष्ट 2.0 कब लॉन्च किया? 2021, सॉरी 30 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया। क्लियर है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखपति प्रश्न। इसका आंसर बताइए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, वर्तमान में यही अब तो याद हो ही गए होंगे, ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए आधारशिला कहां रखी है? ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की आधारशिला कहां रखी है? एक ये क्वेश्चन है। आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों सेवाओं में नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ एक समझौता, एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके आंसर बताइए।
तो देखिए इसका आंसर देते हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर ये आधारशिला रखी, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कहां पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है ना। आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों सेवाओं में नवाचार को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ, किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखपति प्रश्न है, पहले से लखपति है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इकबाल मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये छपने वाला क्वेश्चन है, 7 लाख बार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। मेनका गुरुस्वामी, कॉपी अलवर्टी, ललिता नटराजन, स्मृति ईरानी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका इकबाल सिंह मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लेकिन पहले इस पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ये पुरस्कार 2009 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। दिया जाता है, कौन देता है? अमेरिका देता है। क्लियर है। इकबाल मसीह कौन थे? इन्हें देखिए, इकबाल मसीह कौन थे? ये पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी। अब इनके बारे में सुनिए आप। इनके जो पिता थे, उन्होंने इकबाल मसीह, इनका बेटा था, 4 साल की उम्र में एक कारपेट बनाने वाला जो माफिया था उसे बेच दिया था, मात्र 600 रुपए में। इकबाल मसीह को अब पिता ने जो इकबाल मसीह जो है, जो पिता है, उन्होंने इकबाल मसीह को 600 रुपए में कारपेट माफिया उसे बेच दिया था। बेच क्यों दिया था? उनके पास पैसा नहीं था और अपनी जो लड़की थी उनकी शादी करनी थी, तो पैसा नहीं था, तो पैसों के लिए इकबाल मसीह को बेच दिया गया 4 साल की उम्र में। इन्हें बेच दिया गया तो जो माफिया था वो दिन में कम से कम इनसे 16 से 18 घंटे काम करवाता, खाना देता नहीं था। इस कारण से क्या है कि कुपोषण के शिकार हो गए और 12 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु नहीं हुई, तो कारपेट माफिया था, उसने गोली मारकर हत्या कर दी, उम्र में हत्या के पहले क्या हुआ था कि अपने माता पिता से मिलने के लिए 10 साल की उम्र थी, तब वहां से भागे आए थे। भागने के कारण से ये एक वकील थे, उनके मुखबिर बन गए कि कैसा कैसा बच्चों के साथ जुर्म होता है, उनसे कैसे काम कराया जाता है। दुनिया भर की इनने बातें बताई और वो बात आगे तक फैली और बाद में इन्हें पकड़ लिया गया और गोली मारकर की हत्या कर दी। इनकी जैसी हत्या हुई तो बहुत सारे संगठन पाकिस्तान के और विदेशों से बहुत सारे संगठन आए और ये जो गुलामी की जिंदगी है, जो बच्चे गुलाम थे, दूसरों के दास बने थे, इन्हें छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारे संगठन आगे आए और इसी के उपलक्ष्य में इनके नाम से ये जो दास रखे जाते हैं, गुलाम बनाए जाते हैं, उनको छुटकारे के लिए पुरस्कार दिया जाता है, इकबाल मसीह पुरस्कार। तो अभी ये किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका ललिता नटराजन, ये एक चेन्नई की वकील है, ये चेन्नई की है और ये पेशे से एक वकील है। ये जो बाल मजदूर हैं, जिन्हें फैक्ट्रियों में रख लिया जाता है कम उम्र में, उनके लिए लड़ती है, उन्हें वहां से छुटकारा दिलाती है और उनके भरण पोषण की व्यवस्था करती है। इकबाल मसीह पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? ललिता नटराजन, जो चेन्नई की है, ठीक है ना। ये कौन थे? ये पाकिस्तानी थे, इनकी 12 वर्ष की उम्र में हत्या कर दी थी। 2009 से ये प्रतिवर्ष दिया जाता है अमेरिका सरकार द्वारा। क्लियर है ना। वहाँ का एक अमेरिका सरकार में जो श्रम संगठन है, श्रम संगठन, वो ये पुरस्कार देता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, वो इसको पुरस्कार देता है। बहुत
बेकार हालत थी कि 4 साल की उम्र में इनको बेच दिया गया। फिर मजदूरों से भी बेकार तरीके से 16-16, 18 घंटे इन्हें खाना जाना नहीं दिया जाता था। मजदूरों से बेकार हालत थी, दास बनाया रखा जाता, न सोने दिया जाता था। बताते हैं 12 वर्ष की उम्र में जब इनकी हत्या की गई थी, इनकी हालत ये थी कि 12 वर्ष के लग ही नहीं रहे थे। इनकी जो देखने में जो अवस्था थी वो इस तरीके की 5 से 6 वर्ष की उम्र के लग रहे थे। तो जी कितने कुपोषण के शिकार हुए रहे होंगे। आंसर है ललिता नटराजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? किस देश के केंद्रीय बैंक ने, जो सेंट्रल बैंक है, उसने कौन सा पुरस्कार जीता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है। तो बैंक कहाँ की है? फ्रांस की है क्या? ब्रिटेन की है क्या? जर्मनी की है क्या? यूक्रेन की है? बताइए कहाँ की बैंक है ने अवार्ड जीता है, बताइए। बताइए इसका आंसर। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा वो चेन्नई वाला क्वेश्चन था। तो हमने चेन्नई मतलब तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। ये आपने देखा हो, यहाँ के एक मंत्री हैं बालाजी, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ठीक है ना, जिससे अभी वहाँ बवाल मचा हुआ है। तो हमने तमिलनाडु के बारे में अभी एक और देखा था, यहाँ मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। दूसरा एक और देखा था रामानाथपुरम अभ्यारण्य, ये हमने देखा था। इन दोनों के बेहतर प्रबंधन के लिए यहाँ के जो डीएफओ थे, जिनका नाम था जगदीश बाकन, उन्हें एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? मिशेल पेटिस अवार्ड। ये पुरस्कार दिया है यूनेस्को ने, और ये पहले भारतीय ने ये पुरस्कार मिला है, पहले भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। जगदीश बाकन को ये पुरस्कार मिला है। मिशेल पेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, यूनेस्को के द्वारा इन्हें सम्मानित, पेरिस में ये पुरस्कार दिया गया था। तो इन दोनों के बेहतर प्रबंधन के। और जगदीश बाकन कौन है? डीएफओ है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन का आंसर और देना आप। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किस सीएम को सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया, आंसर आपको देना है, ठीक है ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देना। अब हम क्वेश्चन देख रहे थे, किस देश के केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2023? इसका आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप में। किसकी लड़ाई चल रही है? यूक्रेन और रशिया की, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। ग्रीन एप्पल अवार्ड, देख रहे हैं अवार्ड का नाम आप, कौन सा एप्पल? ग्रीन एप्पल। जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है ना, पहली बार भारत में किसी राज्य ने ग्रीन एप्पल अवार्ड जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो एप्पल मैपल बहुत सारे हैं, पर ये भारत का ये पहला राज्य जिसने ये अवार्ड जीता है। तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बताइए ग्रीन एप्पल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने जीता?
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिया जाता है, इस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताइए। तो ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? ग्रीन इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है। ये तो कहाँ की है? लंदन की है। ये अवार्ड दिया जाता है। किसने जीता है? तेलंगाना ने जीता है। किस लिए जीता है? तेलंगाना की 5 इमारतों को मिला है, 5 इमारतों को मिला है, ठीक है ना। इन इमारतों में एक मूर्ति भी शामिल है, जो किसकी है? वो है भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। भीमराव अंबेडकर जी की जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, इसे भी शामिल किया गया इन 5 इमारतों में, तो ये मिला है, ठीक है ना। इसी से एक और ध्यान रखना, हैदराबाद की जो कैपिटल है वो क्या है? हैदराबाद। इसे कौन सा अवार्ड मिला था? ग्रीन सिटी अवार्ड। ग्रीन सिटी अवार्ड से मिला था। तेलंगाना कब बना था? 2 जून को बना था, 2014 को बना था, ठीक है ना। किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था ये, ठीक है ना। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इमारतों के लिए दिया जाता है, बेहतरीन इमारतों के लिए। उनमें एक मूर्ति को शामिल किया गया, भारत की भीमराव अम्बेडकर जो मूर्ति है उनको शामिल किया गया, इसके लिए अवार्ड मिला है। तो आंसर हो जाएगा कि अपना तेलंगाना, ठीक है। सीएम कौन है इसके? केसीआर, केसीआर, के चंद्रशेखर रेड्डी राव के सीएम है, ठीक है ना। तो ग्रीन एप्पल अवार्ड पहला भारतीय राज्य जिसे ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पूर्व लोकसभा सांसद और समाजवादी नेता को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि सम्मानित किया गया है। बताइए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। किसको सम्मानित किया गया है शताब्दी पुरुष के नाम से? तो देखिए, इसका आंसर किस पूर्व लोकसभा सांसद और समाजवादी नेता तो नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष की उपाधि सम्मानित किया, तो इसका आंसर है पंडित रामकिशन, ठीक है ना। इन्हें शताब्दी पुरुष मतलब उम्र भी ऐसी है, 97 इसके है, तब इन्हें दिया गया है, ठीक है ना। समाजवादी शताब्दी पुरुष के नाम से भी कहते हैं, या डायरेक्ट शताब्दी पुरुष से भी सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने पहली बार फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? किसने पहली बार फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? बताइए। उरुग्वे, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, किसने ये जीता है?
तो देखिए इसका आंसर, किसने पहली बार फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था कहां पर? अर्जेंटीना में। ठीक है ना। इसका जो विजेता रहा वो कौन रहा? तो उपविजेता कौन रहा? तो विजेता रहा वो उरुग्वे रहा। कौन रहा? उरुग्वे। और उपविजेता रहा वो कौन रहा? इटली। इसने 1 गोल किया था, इसने 0 गोल कर पाया। तो 1-0 से कौन जीत गया था? उरुग्वे जीत गया था। तो पहली बार उरुग्वे जीता है इसे। ठीक है ना। किसे हराकर? इटली को हराकर। कहां पर हुआ आयोजन? अर्जेंटीना में हुआ। कौन से? फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। फीफा कब स्थापित हुआ था? 1904 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? यूरिक। यूरिक कहां पर है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोहा में। दोहा कहाँ पड़ता है? कतर। कहाँ पड़ता है? कतर में। ठीक है। जीता कौन था इसे? अर्जेंटीना। क्लियर है। 2026 का कहां पर होगा? ये होगा कहां पर? 2026 का। 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप, ये कहां पर होगा? देखना। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। क्लियर है ना। और इसका भी आप ध्यान रखना, आयोजन कहाँ होगा? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की जगह पे ये आयोजन हो रहा था इंडोनेशिया में। इसमें हो रहा था इंडोनेशिया में, पर इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है। तो इसमें इसराइल ने जैसे भाग लेना था इसराइल को, वो मुस्लिम बहुल देश ने इसराइल को आने से मना कर दिया। इस कारण से इंडोनेशिया की मेजबानी हटकर किसके पास चली गई थी? अर्जेंटीना के पास चली गई थी। तो किसने जीता इसमें? उरुग्वे ने। किसको हराकर? इटली को हराकर इसको जीता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 किसने जीता है? स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 किसने जीता है? तो देखिए इसका आंसर है, किसने जीता है? ये जीता है बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने इसे जीता है। उपविजेता कौन रहा है? मतलब किसे हराया इसने? मैड्रिड। रियल मैड्रिड। इसे हराया है और बार्सिलोना ने जीता है। कौन सा कप है ये? स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023। नेक्स्ट। किस शहर में पहला जनजातीय खेल? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने वाला 4 लाख बार इंपॉर्टेंट। किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव, जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर, पुणे, रांची, लखनऊ। कहां पर पहली बार, किस शहर में पहला जनजातीय खेल, मतलब पहला ही है ये, भारत में पहली बार ही हुआ है जनजातीय खेल महोत्सव। आयोजन कहां पर हुआ है? देखिए इसका आंसर, इस जनजातीय खेल में 5,000 आदिवासी एथलीटों ने भाग लिया, प्लस 1,000 अधिकारी 20 राज्यों के, इन्होंने इसमें भाग लिया। आयोजन किसने करवाया इसका? भारत का संस्कृति मंत्रालय, प्लस कहाँ किया गया? तो राज्य सरकार। वह राज्य सरकार कौन सी है? आंसर दे दीजिए तो इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखना, भारत का संस्कृति मंत्रालय,
प्लस उड़ीसा राज्य सरकार, कहाँ की सरकार है? उड़ीसा की राज्य। इन दोनों ने मिलकर ये पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है ना। और आप जानते हैं जो उड़ीसा क्षेत्र है वो जनजाति वाला है। तो यहाँ पर एक जनजाति जिसका नाम है संथाल, संथाल जनजाति। इस संथाल जनजाति, संथाल जो जनजाति है, जनजाति, संथाल जनजाति से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करती है, ठीक है ना। उड़ीसा के हो मयूरभंज, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और इस जाति से एक और चीज ध्यान रखना, जनजाति के भगवान, जनजाति लोग हैं वो किसे अपना भगवान मानते हैं? बिरसा मुंडा, ठीक है ना। बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं, क्लियर है ना। और इन्हीं के उपलक्ष्य में गौरव दिवस मनाया जाता है। गौरव दिवस, गौरव दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। जो गौरव दिवस मनाया जाता है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश का नहीं बता रहा हूँ, 15 नवंबर को गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में, 15 नवंबर 1875 को हुआ था, तो उसी में गौरव दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश ने किसे हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? किसे हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखिए, मध्य प्रदेश ने किसे हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो इसका आंसर है ओडिशा। और सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में, स्नो फेस्टिवल, ठीक है, सिंथन स्नो फेस्टिवल। तो आप देखिए या तो जम्मू या लद्दाख लगेगा, तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मंत्रालय द्वारा पिरजोला चैलेंज लॉन्च किया गया है? किस देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया गया है? किसने, किसने देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया है? कौन सा राज्य चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित करेगा? इसका आंसर देखो, पहले का ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसने कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है? पिरजोला चैलेंज को लॉन्च किया है, ठीक है ना। किसने देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया है? तो ईपीएफओ, ठीक है ना। तो कौन सा राज्य चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्लियर है, फोर्थ एशियाई खो खो चैंपियनशिप एसएजी। किस राज्य में 38वें नेशनल गेम्स 2024 का आयोजन हुआ? 38 नेशनल गेम्स 2024 का आयोजन होगा, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। इसी के साथ 37वें कहां पर हुए थे? ये हुए थे गोवा में। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता देखना, विजेता और एक है कौन वो विजेता? तो इसका जो विजेता रहा वो कौन रहा? विजेता रहा कर्नाटक। किसे हराया इसने? मेघालय को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023 का संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है ना।
पालकी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पालकी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पालकी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर, पालकी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखना ये उत्सव जो है पालकी उत्सव, पालकी उत्सव एक परंपरा है, एक परंपरा है जो 1000 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। ठीक है ना। इस उत्सव में तीर्थ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है ना। तो किसी न किसी भगवान की निकाली जाती होगी। इसमें जो हिंदू देवता जो है वो है विठोबा। ठीक है ना। इनके उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जाता है। कौन सा समाज इसे मनाता है? वारकरी समाज जो है वो इसका आयोजन करता है। क्लियर है ना। हाँ होता है। एक स्थान, एक शहर है पंढरपुर। हाँ ये आयोजित किया जाता है और ये कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र में मनाया जाता है पालकी उत्सव, जो 1000 साल पुरानी परंपरा है। इसमें हिंदू देवता कौन? विठोबा। ठीक है। उनके उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जाता है। कौन सा समाज मनाता है? वारकरी समाज मनाता है। और स्थान कौन सा है? मेन जो महाराष्ट्र में कौन सा? पंढरपुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रज उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? अभी शुरुआत हुई है। असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। बताइए कहाँ मनाया जाता है रज उत्सव? तो रज उत्सव देखना, ये किस लिए मनाया जाता है? इसलिए मनाया कृषि मौसम की शुरुआत में मनाया जाता है। तो कृषि मौसम की शुरुआत हो रही है तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्यों मनाती है? तो पृथ्वी माता है, ये जो धरती है, धरती से तो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। आय के रूप में होता है, फसल के रूप में। धरती माता को धन्यवाद देने के लिए ये रज उत्सव मनाया जाता है। क्लियर है ना। कौन मनाता है? किसान मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? तो इसका आंसर है उड़ीसा में मनाते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, रज उत्सव। या कहीं लिखा होगा राजा उत्सव, और आंसर सही है। रज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा क्या? उड़ीसा में ये मनाया जाता है। ये है हमारी आज की करंट। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।